उसकी वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। एक हैप्पी मंडे की शुरुआत के साथ मैं और रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रहे हैं हाफिज नजम साकी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे और उम्मीद करता हूँ आप लोग का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा गुजरा। और मैंने इनसे थोड़ी देर पहले पूछा तो इन्होंने कहा कि एंटी एलर्जिक लेकर सो कर वीकेंड गुजरा। तो क्यों आपका ऐसे गुजरा वीकेंड? मेरा वीकेंड इसलिए गुजरा क्योंकि मौसम चेंज होता जा रहा है और उसके साथ साथ फ्लू और ये सारी चीजें हो रही ये थी। वैसे सबसे अच्छा बहाना है हमारे पास। हम लोग एहतियात नहीं करते और फिर फौरी तौर पे मौसम पे गेम डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी हिदायत पर सही आज बात के है, बाद सही अमल बात। किया इतने जाएगा। डॉक्टर से हम आपको मिलवाते हैं, इसीलिए तो मिलवाते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, बेशक। एक्सरसाइज वगैरह किया करें, हेल्दी डाइट रखा करें। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले प्रोग्राम में जिक्र करेंगे हमारे एक कलीग हैं बीटीवी के, उनकी सालगिरह है। चौधरी नुमान ताहिर, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और अल्लाह करे कि आप लोगों का ये साल गुजरा है, आपका जिस तरीके से अगला साल भी उससे अच्छा गुजरे। आज जिसकी बर्थडे है उस सबको जो है सालगिरह मुबारक हो। पार्टी करें, इंजॉय करें, फैमिली के साथ वक्त गुजारें, दोस्तों के साथ वक्त गुजारें और उम्मीद जो है ना वो जगाए रखें अपने अंदर कि आने वाला साल बहुत अच्छा होगा और अल्लाह पर यकीन रखें। प्रोग्राम की हाईलाइट्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और सबसे पहले जिक्र करेंगे मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्नाह। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की आज 75वीं बरसी मनाई जा रही है और पूरा मुल्क उसी हवाले से आज उनको याद कर रहा है। यकीनी तौर पर वो हीरो कारवान थे, अमीर कारवान थे और वो कहते हैं ना कि तूफान से लाए हैं हम कश्ती निकाल कर, तो वो कश्ती निकालने का बेड़ा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने उठाया। तो आज हम इस पर डिटेल गुफ्तगू करेंगे, उनकी ज़िंदगी को याद करेंगे और क्या सबक हमें वो देकर गए, क्या वो रियासत का क़याम करना चाहते थे, उसी पर गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए मौजूद होंगे प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद साहब। बिल्कुल ऐसे ही है, और जहाँ पे इतने लेजेंड्स की बात हो रही है, स्टार्स की बात हो रही है, तो क्यों ना पाकिस्तान के उन स्टार्स की भी बात की जाए जो कि मौजूदा दौर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं और मुख्तलिफ ममालिक में जाके, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाके सबसे लाली परचम लहरा रहे हैं। तो इसी तरीके की ख़वातीन जो हैं उनका किरदार भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसी खातून जो कि मेरे ख्याल से द वन एंड ओनली है, फर्स्ट एंड ओनली प्रो MMA फाइटर है पाकिस्तान की, और कौन इनको नहीं जानता होगा, अनीता करीम। इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी जर्नी किस तरीके से थी और क्या क्या मुश्किलात है और कहाँ कहाँ पे इनको सपोर्ट भी मिली। और आगे प्रोग्राम में हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग है सीखने के लिए और तमाम बच्चों के लिए कि आप लोगों ने अगर हुनर सीखना है और उसके साथ साथ आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो हमारे साथ मौजूद होंगे नेशनल एंडोमेंट फंड जो है वो स्कॉलरशिप एंड टैलेंट प्रोग्राम जो है उनकी डायरेक्टर हैं सैयदा हाजरा सोहेल, जनरल मैनेजर हैं, हेड है नेशनल एंडोमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की, और ये अंडर चल रहा है वजारत फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के। सो जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर रही है, काम कर रही है, वहीं पर अपने नौजवानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, कौम के मेमारों के लिए ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप। बिल्कुल, और जहाँ पे इतने पॉजिटिव इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो आप दूसरी तरफ देख रहे होंगे कि स्ट्रीट क्राइम्स की रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, लेकिन उसको कवर अप करने के लिए किस तरीके से हमारी पुलिस, हमारे नौजवान एक दूसरे के साथ मिल के ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं और किस तरीके से शहरियों को एक महफूज ज़िंदगी फराहम कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज हम स्ट्रीट क्राइम्स के ऊपर स्पेसिफिक हमारा फोकस होगा और इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सिटी पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी। यस, और ये है हमारा जी आज का गुलदस्ता जो हम आप लोगों के सामने पेश करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम शुरू में ही पसंद आ गया होगा और आगे भी पसंद आएगा। तो प्रोग्राम का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले बाकायदा तौर पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, बल्कि मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा पाकिस्तान के एक इदारे को, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी की बात करूँ। अभी रिसेंटली मैं ट्रैवल कर रहा था GT रोड पर और मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और मुझे किसी ने मशवरा दिया कि NHA को रब्ता करें। तो मैंने जब रब्ता किया, विद इन 7 मिनट्स उनकी गाड़ी आई, मैकेनिक को लेकर आई, मुझे अपनी हाईएस्ट में बिठाया, AC ठंडा चल रहा था, पानी शानी पिलाया और बहुत मुझे अच्छा लगा कि इतना खूबसूरत तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। यार विद इन 7 मिनट्स कौन पहुंचता है, कोई दोस्त भी नहीं पहुंचता। तो डेफिनेटली इस पे हम लोग सेगमेंट भी करेंगे और आपको भी बताएंगे कैसे आप लोगों ने रब्ता करना है और किन किन चीजों में वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मेरा काफी बड़ा मसला था लेकिन उन्होंने 3-4 घंटे मेरे साथ जो है वो बड़ी अच्छी चीज होती है कि आप जैसे आप उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो फौरन आपको असिस्टेंस मिलती है और सबसे पहले ये बताया जाता है कि आप सेफ हैं, कुछ नहीं होता, सब चीजें ठीक हो जाएंगी और विद इन मिनट्स उनकी गाड़ी आ जाती है और सारी चीजें एग्जैक्टली। और एक और चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है, फिर हम आगे प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। वो ये कि अक्सर ये होता है कि हमें ये लगता है कि कोई शख्स जो है ना वो टीवी पे आता है या उसके पास कोई ओहदा है तो उसका वो काम करते हैं। यकीन माने शुरू से एंड तक मेरी तमाम तर मुलाकात में मैंने ये जिक्र नहीं किया कि मेरा ताल्लुक एक मीडिया चैनल से है और मैं इस तरीके से प्रोग्राम करता हूं, और उसके अलावा एक आम शहरी के तौर पर उन्होंने मेरी हेल्प की। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्नाह। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह मुसलसल जद्दोजहद जो उन्होंने जारी रखी, आज पूरी कौम उसका एतराफ़ कर रही है और हमें पाकिस्तान में बैठे हुए महसूस हो रहा है कि हम कितने महफूज हैं। इसी हवाले से हम लोग मजीद भी जिक्र करेंगे, आज गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे पास एक खूबसूरत सा पैकेज है। कराची कायद का शहर है तो कराची से ही अली असगर अरबाब का ही पैकेज देखिए। हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह के मज़ार पर हम सब ने, कैबिनेट ने,
चीफ मिनिस्टर साहब ने आज मज़ार कायद पर हाज़िरी दी और हमने ये फिर एक दफ़ा यहाँ ये दुआ की है कि कायद के कहे हुए फरमानों पे उनकी भाईजान आप तो ख्याल कर लो, आप सीजन आदमी हैं, आप पुराने आदमी हैं। कायद के कहे हुए फरमानों पे और क़याम पाकिस्तान से लेके आज इस्तेहकाम पाकिस्तान तक जो कुछ कायद ने फरमाया, गो के हमने उस पर अमल नहीं किया, लेकिन एक बार फिर आज यहाँ अहद किया है कि कायद के बताए हुए असूलों पर इस पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ लेकर चलेंगे। मैंने आज यहाँ ये दुआ भी की कि अल्लाह ताला कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के दर्जात बुलंद करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और क़याम पाकिस्तान के लिए जो उनकी खिदमात हैं उसे कबूल व मंजूर करे। आज के इस दिन ये भी दुआ की कि आज तक क़याम पाकिस्तान से और अब तक जितनी हमारे फोर्सेस, हमारे पुलिस और मुख्तलिफ़ इदारों के जवानों ने जो शहादतें दी हैं और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के जो कारकुनान ने शहादतें दी हैं, उन्हें भी अल्लाह ताला कबूल करे, उनके दर्जात बुलंद करे। और आज ये भी अहद किया है कि जो लोग पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर सिंध में सैलाब से या कोविड से परेशान हाल हैं, बेरोज़गार हैं, उन्हें हमें नहीं भूलना है। आज पाकिस्तान की जो मईशत और जो पाकिस्तान की माशरती हालत है, उसके लिए भी दुआ की कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम लाए और हम सब मिलजुल कर तमाम सियासी जमातें एक टेबल पर बैठकर मईशत के इस्तेहकाम के लिए और पाकिस्तान के माशरती निज़ाम के लिए कुछ ऐसा ज़रूर करें कि जिसके लिए अवाम मुंतज़िर हैं। मैं समझता हूँ कि एक निगरां हुकूमत पूरे पाकिस्तान में मौजूद है और सिंध में भी एक बेहतरीन चीफ मिनिस्टर का इंतखाब हुआ है और उनकी बेहतरीन काबीना है। और जब तक ये अपने मनसब पर हैं, मैं ये दुआ गो हूँ कि ये सिंध की भलाई और सिंध की ख़ास तौर पर मईशत और इस्तेहकाम के लिए कुछ ऐसा करके जाएं कि तारीख़ में इनका नाम भी लिखा जा सके। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं चीफ साहब से आइए। अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपको इल्म है कि आज ये इंतहाई मुतबर्रिक दिन है हम सब के लिए। असल में ये यौम अहद है, यौम वफ़ा है। हमें कायद के विज़न, उनकी कमिटमेंट, उनके उसूल, जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए उनकी जद्दोजहद को आगे लेके जाना है और उनके सामने सुरखरू होना है। और सुरखरू होने का ज़रिया सिर्फ ये है हम कि कानून और आइन की पासदारी करें, ईमानदारी और दयानतदारी और खुलूस से जस्तजू करें अपने लोगों की मुश्किलात और उनकी मिज़रीज़ को कम करने के लिए। आज हम इंतहाई संगीन हालात से गुज़र रहे हैं और इस बात की शदीद ज़रूरत है कि हम महज लफाजी से काम न लें और मुकम्मल कोशिश व काविश करें दयानतदारी के साथ। और ख़ास तौर पे जो हमारे महरूम तबके हैं, मजबूर तबके हैं, जो आज महंगाई में और दीगर दिक्कतों का शिकार हैं, उनके लिए जो भी कोशिश व काविश कर सकते हैं करें। इस महदूद वक्त में और इन महदूद वसाइल के साथ हमसे, हमारी काबिना से जो कुछ भी हो सकेगा, मेरा अहद है कायद के मज़ार पे आज के मुतबर्रिक दिन के हम उसमें कोई कोताही नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बताइएगा कि आप नज़दीक आए ताकि वैसे कायद आज़म की मदार और सियासत ना हो तो कायद आज़म को भी बेचैनी होगी, क्योंकि सियासत के ज़रिए उन्होंने ये मुल्क हासिल किया था।
बराह रास्त आप लोग इस वक्त देख रहे हैं मज़ार कायद कराची से मनासिर, जहां पर जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, निगरान वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज कायद के 75वीं बरसी के मौके पर ही गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि हम इस आज़म और कौम का अदा करते हैं कि हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो कायद का ख्वाब था उसी तरीके से आगे लेकर चलेंगे। अब जो कायद का ख्वाब था वो क्या था, उसी हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है अली असगर अरबाब की। दुनिया की मशहूर शख्सियात की सवाने उमरी लिखने वाले मारूफ मुसन्निफ स्टानले वॉलपर्ट अपनी किताब जिनाह ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि कुछ लोगों ने तारीख के धारे को तो कुछ ने दुनिया के नक्शे को तब्दील किया। मुश्किल से किसी ने कौम और मुल्क बनाया, मगर मोहम्मद अली जिनाह ने ये तीनों काम सर अंजाम दिए। कराची के सिंध मदरसुल इस्लाम स्कूल से मैट्रिक और बरतानिया की लिंकन इन से बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने वाले मोहम्मद अली जिनाह ने अपनी काबिलियत, सहर अंगेज शख्सियत और दूरअंदेशी से मुसलमानों के लिए अलहदा मुमलिकत के काम के लिए जदोजहद की। 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की और 1920 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी रुकन रहे। मुत्तहदा हिंदुस्तान के हामी रहने वाले मोहम्मद अली जिनाह ने मुसलमानों के लिए अलहदा मुमलिकत का क़याम उस वक्त जरूरी समझा जब वो कांग्रेस में काम करते हुए हिंदुओं के मकरूह चेहरे को पहचान चुके थे, जो किसी सूरत में मुसलमानों की हैसियत को दिल से कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी शानदार और मिसाली जदोजहद के बायस बर सगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा मुमलिकत पाकिस्तान वजूद में आया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह की कायदाना सलाहियतों को उनके मुखालिफ भी सराहते रहे हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह एक मिसाली शख्सियत के मालिक थे, जिनके उसूलों पर हम सब अमल करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और आज हम इस उम्मीद का और इस अज़्म का अदा करते हैं कि अल्लाह जो चाहते थे जिनाह वो वाला पाकिस्तान बनाए। और इस सब में आपको, मुझे, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पूरी स्टेट को मिलकर जब काम करेंगे तभी एक बेहतर पाकिस्तान हमारे सामने आएगा। और आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और एक अफसोसनाक हवाले से भी बताते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो दुनिया में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ और वो ये है कि मराकश में बहुत शदीद ज़लज़ला है। 6.8 शिद्दत का ज़लज़ला था और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान भी देखने को मिला है। और इसके हवाले से आपको बताऊं कि अमवात की तादाद जो है वो तकरीबन 2100 से ज़्यादा बढ़ चुकी है, जबकि जो ज़ख्मी हैं वो तकरीबन 2400 से ज़्यादा हो चुके हैं। तो अब अक्सरियत की हालत जो है वो तफ्रीशनाक भी देखी जा रही है। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी वायरल हो रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कितनी शिद्दत का ज़लज़ला था और किस तरीके से लोग जो है वो ख़ुद को सेफ करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे। लेकिन ज़लज़ले से पहाड़ों में मौजूद देहातों और कदीम शहरों में मकानात और इमारतों का मलबे जो है वो मलबे का ढेर बन चुके हैं। और ये वीडियोस भी आपको नज़र आ रही हैं कि किस तरीके से इतनी शदीद तबाही हुई है और अभी तक स्टिल जो है वो आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है। और बाकी लोगों को भी सेफ एंड सिक्योर करने के लिए रेस्क्यू एहलकार जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत ही सख्त वक्त होता है किसी भी कौम के लिए जब ऐसी कोई भी नागहानी सूरत हाल या आफत से गुजरते हैं, तो तमाम जो बरादर ममालिक होते हैं वो साथ देते हैं रिकवरी में, रिहेबिलिटेशन में, वहाँ पर रेस्क्यू की। और इसी तरीके से पाकिस्तान की टीम्स और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, प्रेसिडेंट और तमाम तर कौम जो है वो अपने मोरक्को के भाइयों के साथ खड़ी है। एंड वी होप कि वो जल्दी रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान ने फेस की हुई हैं। तो हमें पता है कि कितना नुकसान होता है एक कौम का, एक जनरेशन का कितना नुकसान होता है। 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान ने भी ये चीज़ फेस की थी एंड ऑफ कोर्स वो भी बहुत शिद्दत का ज़लज़ला था जिससे मेरे ख्याल से बहुत सालों लग गए थे दोबारा उन चीज़ों को रिकवर करने चल रही है। यस डेफिनेटली। और किसी का प्यारा अगर चला जाए और उससे भी बढ़ के अगर कोई माजूर हो जाए तो जो उस पर गुजरती है वो वही जानता है। अल्लाह सबको महफूज रखे, इसीलिए प्रोग्राम के शुरू में भी हम यही बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे कोलंबो में पाकिस्तान और भारत के मैच का। और बहुत ही अजीब सी सूरत हाल ये है कि एक दिन मुलतवी तो कर दिया गया मैच, खबर तो ये है कि आज 2:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू होगा मैच। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि आईसीसी को उस वक्त सोचना चाहिए था, एशिया कप जो है वो उसकी जो इंतज़ामिया है उसको उस वक्त सोचना चाहिए था कि ये क्यों वहाँ पर मैचेस पे मैचेस करवाए जा रहे हैं जब बारिशों का इतना क्लियर नज़र आ रहा होता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सुपर 4 मरहला है और पाकिस्तान और भारत का मैच था। टॉस पाकिस्तान ने जीता, इस दफ़ा बाबर आजम ने फील्डिंग का फैसला किया और टीम को 17 ओवर्स में 121 रन का आगाज़ दिया और दोनों ने निस्फ सेंचुरियाँ बनाई हैं। भारतीय ओपनर्स ने, रोहित शर्मा पहले आउट हुए और फिर उसके बाद शादाब खान ने उनकी विकेट हासिल की, उन्होंने 56 रन बनाए। अगले ही ओवर में शाहीन अफरीदी ने शुमन गिल को 58 रन पर आउट कर दिया और फिर भारत के 24.1 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 147 रन हैं और बारिश शुरू हो गई। और फिर बारिश का कुछ देर इंतजार किया, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, बारिश से नहीं रुकना, तो आगे बढ़ते हैं और आज एंजॉय करते हैं। कल मैच को दोबारा रखेंगे, आज आप लोग बराह रास्त मैच को दोबारा से एंजॉय। अच्छा, वैसे मैं देख रही हूँ कि जितनी शिद्दत से इस मैच का इंतजार होता है उतने इसमें मसाइल जो है वो आते जा रहे हैं और उतना ही डिले का शिकार होता जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से ये इस मैच की खूबसूरती है। उम्मीद
पर दुनिया हाँ है कायम। उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उसी उम्मीद पर हम भी कायम है कि देखते हैं कि आज पाकिस्तान मैच कितनी होगा या अच्छी नहीं होगा। कारकर्दगी दिखाता है और क्या मैच होता है। मेरे ख्याल से ये मैच होता है, ये नेल बाइटिंग मैच होता है कि किसी वक्त जो है वो ब्लड प्रेशर लोगों के हाई होते Nail होते हैं, कभी लो हो रहे होते हैं, कब किस वक्त जो है वो क्या हो रहा होता है, लेकिन क्या कोई बात पता है। नहीं आखिर में कौन सी टीम जो है वो Exactly. एजाज़ अपने नाम ले जाए। इसी तरीके से आपको टेनिस की दुनिया की तरफ भी लेके जाते हैं और वहाँ से भी हमारे पास एक खबर है, और वो ये है कि सर्बिया के नोवाक जोकोविच जो है उन्होंने टेनिस की दुनिया में एक नई तारीख रकम कर दी। और तारीख क्या रकम की है कि उन्होंने रिकॉर्ड 24 ग्रैंड सलाम जीतने वाले पहले मर्द खिलाड़ी बन चुके हैं। तो ये एजाज़ उन्होंने अपने नाम कर लिया। और जोकोविच ने Wonderful. यूएस ओपन फाइनल उन्होंने भी शिकस्त दी है, शिकस्त yes. दी है। यस, और वंडरफुल जो Definitely. है वो मैच था ये। अब ये एक और ग्रैंड एजाज़ स्लैम इनके जो नाम है हो गया। ये बहुत बड़ा टेनिस की दुनिया का सबसे बड़ा टाइटल तस्वुर किया जाता है और ये बहुत सारा गेम और उस सब के बाद हासिल होता है। और मेरे ख्याल है कि अब आगे भी शायद देखा जाए तो कोई बना सकेगा नहीं बना सकेगा, वो तो आने वाली दुनिया पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी तक जितने टेनिस के प्लेयर मौजूद है मेरे नहीं ख्याल कि वो इसको अचीव कर और ये भी सकेंगे। देखना है कि हो सकता है शायद ये इसको डिफेंड भी कर लें, इसको हाँ। अपने पास ही रख लें, तो Yes, ये definitely. पॉसिबिलिटी भी हो So, सकती है। आगे बढ़ेंगे और पहली गेस्ट को अपने साथ जो है वो इनवाइट करते हैं। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने जिक्र किया पाकिस्तान के बहुत सारे हीरोज़ और उसमें पाकिस्तान के उभरता हुआ एक ऐसा स्टार जो कि आप लोग देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, ये हैं जी प्रो MMA फाइटर अनीता करीम इनका नाम है। पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत धरती से इनका ताल्लुक है। वुमेन एम्पावरमेंट की आला मिसाल, स्पोर्ट्स में वुमेन की आला मिसाल इन्होंने कायम की और ख़ास तौर पर ये एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी बढ़कर ये जो MMA है, मिक्स मार्शल आर्ट, ये टफ गेम है और इस टफ गेम को इन्होंने अचीव किए टारगेट्स और इंटरनेशनली पाकिस्तान का परचम ये पहनकर जब उतरती हैं स्टेडियम में तो पता लगता है कि पाकिस्तान किसी से पीछा नहीं बिल्कुल, है। लेजेंड्स और अभी फाइटिंग recently, चैंपियनशिप yes, जो है उसमें उन्होंने अपने थाई हरीफ को शिकस्त देकर अनीता ने जो है वो एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। और आपको बताएं कि ये जो थाई हरीफ थे उनको इन्होंने आउट क्लास किया है और 52 किलोग्राम की बाउट के पहले राउंड में भी अनीता हावी रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अनीता जो है एक के बाद एक एजाज़ अपने नाम करती जा रही है। बेहतरीन, बहुत खूब। सो आज हमें ज्वाइन कर रही हैं जी अनीता करीम, हमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर चुकी हैं बल्कि। अस्सलाम वालेकुम अनीता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड मॉर्निंग, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगी। अनीता, मुझे आपकी फैमिली के बारे में पता है माशाल्लाह से, जिस तरीके से आप लोग सारे स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं और ख़ास तौर पर उलूमी, वो भी MMA में वाहिद ऐसे पाकिस्तान का नाम है जो इंटरनेशनली इतने ऊपर जा चुके हैं। तो मुझे तो पता है, लेकिन हमारे नाजरीन के लिए थोड़ा अपने बारे में बताएं, अपनी फैमिली के बारे में बताएं और ये कब स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिक्स मार्शल आर्ट मैंने 2017 में स्टार्ट किया था अपने भाइयों के साथ ही इस्लामाबाद में फाइट फोर्ट्रेस में। और वहाँ से फिर एज ए सेल्फ डिफेंस मैंने मिक्स मार्शल आर्ट स्टार्ट की थी। बट ये था कि मुझे शुरू से शौक़ था कि मैं कुछ अलग कर लूँ और जिससे हमारे जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं वो इंस्पायर हो जाए। तो ये मेरे लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म था कि मैं ख़वातीन को बता सकूं कि हम भी मतलब सारी चीज़ें कर सकते हैं और हर जगह पर कोई ऐसे मतलब मुश्किलात आए तो हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। तो हमारा मेन मकसद यही था। वंडरफुल। अनीता, आपने जो अभी लेजेंड्स फाइटिंग चैंपियनशिप खेली है उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह की गेम थी और कौन कौन से हरीफ आपके साथ थे। जो मिक्स मार्शल आर्ट की फाइट होती है वो एक ही दफ़ा होती है और उसके बाद 2-3 महीने बाद फिर सेकंड फाइट होती है, क्योंकि इसके जो राउंड्स होते हैं वो 5-5 मिनट के 3 राउंड्स होते हैं और इसमें ज़्यादा लगता है और हर मतलब एक ही दिन में 2-3 फाइट्स नहीं होते। तो ये जो मेरी ओपोनेंट थी वो थाईलैंड की ही थी और उसका जो बैकग्राउंड था एज अ वो रेसलर थी और अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड राउंड में मैंने उसको RNC लगाया और मैं फाइट जीत गई। वाह, क्या बात है। अच्छा अनीता, मुझे पहले तो ये बताएं, इस गेम के रूल्स ज़रा समझाएं, कितने राउंड्स होते हैं, क्या क्या जो है वो फॉल आउट होता है या क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, कैसे आप लोग जीतते हैं? सेम लाइक बॉक्सिंग ही है, इसमें नॉकआउट होते हैं या क्या, किस तरीके से ये डिफरेंस है? मिक्स मार्शल आर्ट के 3 राउंड होते हैं 5-5 मिनट के। उसमें ये कि इट्स अ फ्री स्टाइल। आप सिर्फ ये है कि बैक ऑफ द हेड आप नहीं मार सकते और ग्रोइन नहीं मार सकते, बाकी आप नी मारे, एल्बो मारे सब अलाव है। ग्राउंड पर भी आप लाइक एल्बो, नी, चोक लगाना है, लॉक्स लगाने, सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। और नॉकआउट हुआ तो फिर फाइट रोकी जाती है। अगर आपने फर्स्ट या सेकंड राउंड या थर्ड इनमें से अगर आपने लॉक लगाया तब भी अगर दूसरा आपका अपोनेंट गिव अप करता है तो फाइट रोकी जाती है।
ठीक है अनीता, वैसे यूजुअली अगर हम देखें तो लड़कियों का बड़ा नाजुक मिजाज समझा जाता है और ये समझा जाता है कि इस तरह की फाइट्स में लड़कियां कभी इन्वॉल्व नहीं होती। आपके लिए ये जर्नी किस तरह से थी? ऑफ कोर्स एक तो फैमिली की सपोर्ट भी थी, लेकिन बाकी सपोर्ट के बारे में भी बताएं, और सेकेंडली ये बताएं कि ख़ुद को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए क्या करती हैं आप? देखिए, जो स्पोर्ट्स होते हैं मेरे ख्याल में वो वीक पर्सन के लिए होते हैं, क्योंकि ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप पहले से स्ट्रॉन्ग नहीं होते, आप जब किसी स्पोर्ट्स में आते हैं तभी आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अच्छा, तो अनीता, टेल अस अबाउट योर ट्रेनिंग। आप अपने भाई के साथ ही ट्रेनिंग करती हैं, कितनी देर करती हैं और उसमें क्या क्या शामिल है? हम लोग फिलहाल थाईलैंड में ही है, फेटेक्स जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है, तो यहाँ पर ही हमारी ट्रेनिंग वगैरह होती है। तो जो हमारी मंडे टू सैटरडे जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो 3 या 4 सेशंस होते हैं, सुबह और दिन को और शाम को। तो हम लोग सुबह 8 से रात 8:30 तक हमारी क्लासेस लगी रहती है। और उसमें क्या क्या शामिल है? सुबह जो हमारी होती है वो MMA की क्लास होती है, फिर 2:30 से 3:30 बजे फिर ग्रैपलिंग की क्लास होती है, लाइक रेसलिंग की क्लास होती है, फिर 3:30 से 5 फिर मोथाई की क्लास होती है, उसके बाद 6 से 8:30 फिर BJJ जो ब्राजीलियन जुजुत्सु है वो होती है। बहुत खूब, वंडरफुल। अनीता, आप खुद तो सीख ही रही हैं, ये बताइएगा अपने साथ साथी लड़कियों को भी सिखाने की कोई अज़्म रखती हैं या ऑलरेडी उनके साथ प्रैक्टिस कर रही हैं आप? यहाँ पर लाइक फीमेल्स हैं, चैंपियंस हैं यहाँ पर जिनके साथ ट्रेनिंग करती हूँ। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में भी अभी बहुत सी फीमेल्स फाइटर आ रही हैं, ट्रेनिंग कर रही हैं, और बहुत से अब पाकिस्तान में MMA के जिम्स है जहाँ पर ट्रेनिंग मतलब फीमेल ट्रेनिंग ले रही है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप एक स्पोर्ट्स फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा इस वक्त ऐसी फ़ीमेल हैं जो निकल रही हैं, कुछ फुटबॉल में, आप जैसे MMA में और बहुत सारी गेम्स में, इवन क्रिकेट में। तो गिलगित बल्तिस्तान के लिए आप जो है ना वहाँ पर क्या कर रही हैं? वहाँ पर भी कोई एकेडमी है तो उसके बारे में बताएं। क्या वहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन हैं जो सीखना चाहती हैं? अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई एकेडमी नहीं है, बट ये है कि हम पिछला जब मैं वहाँ पर थी तो टीम फाइट फोर्ट्रेस ने सेल्फ डिफेंस सेमिनार रखा था हुंजा में। तो इस तरह के जब भी हमें मौके मिलते हैं सेल्फ डिफेंस सेमिनार रखने के, तो टीम फाइट फोर्ट्रेस हमेशा जाती है और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाती है। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में था ये, बट गिलगित में फ़िलहाल नहीं है। बहुत से ख़वातीन ट्रेनिंग करना चाहती है, बट मेरा मेन ये है कि मैंने भी अभी स्टार्ट किया है अभी, और मैंने आगे जाना है। जब मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी तो इंशाल्लाह जो पूरे पाकिस्तान है उसमें मैं अपना एकेडमी बनाऊंगी और लड़कियों को ट्रेन करूंगी। अच्छा, तो अनीता, मकसद क्या है आपका? जाहिर है वर्ल्ड चैंपियन बनने का। वंडरफुल। अच्छा अनीता, ये बताइएगा सेल्फ डिफेंस के क्या डिफरेंट कोर्सेज होते हैं या एक ही स्पेसिफिक कोर्स है जो कि पूरे पाकिस्तान में तमाम लोगों को सिखाया जाता है? सेल्फ डिफेंस एज हम लाइक जो यूजुअली होते हैं, जैसे आपके घर में हैरेसमेंट्स वगैरह होते हैं, स्ट्रीट हैरेसमेंट होते हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किए जाते हैं, जो कि स्पेशली कोच एहतिशाम इसको लीड करते हैं। तो उन चीज़ों को हम फोकस करते हैं। ये नहीं कि हर मतलब 24 आवर्स कोई भी लड़की हाथ में ग्लव्स पहन के नहीं होती है। लाइक इस तरह के कोई वाक़यात हो तो अमूमन लड़कियां घबरा जाती हैं और लाइक वो आगे से कुछ नहीं कहती, वो एट अ टाइम फ्रीज हो जाती है। तो इस थोड़े से आइडिया देते हैं उनको कि क्या करना है, किस तरह से आपने, अगर आप रोड पर है तो कैसे चलना है, अच्छा किस साइड पे जाना है, घर पे इस तरह के मसले हुए तो आपने किस तरह से रिएक्ट करना है, क्या क्या ऐसे टेक्निक्स है जो आप यूज कर सकते हैं किसी भी बंदे के ऊपर, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हम खवातीन को सिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा अनीता, एक ना ट्रेंड सेट करना होता है जो आपने किया खवातीन के लिए MMA में। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि सेल्फ डिफेंस के लिए तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर कैसे अपने बच्चों को, हमारी बच्चियों को स्पेशली ट्रेन किया जा सकता है कि जिनका दिमाग होगा, जो चाहती होंगे कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें इस गेम के अंदर, तो इस गेम में आने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं ये भी बताएं, और फिर उसके साथ साथ ये बताएं कि किस एज से शुरू किया जा सकता है और वो क्या प्रोसेस है सारा।
देखिए, अब पूरे पाकिस्तान में जिम्स वगैरह है। किसी भी एज में आप अपने बच्चों को ये स्टार्ट कर सकते हैं कि स्पेशली पेरेंट्स को इससे पहले सीखना चाहिए कि अपने बच्चों को कैसे सिखाना है। जैसे 5-6 साल के बच्चे हैं, वो तो चीजें फाइट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप उनको गुड टच और बैड टच की ये चीजें आप बचपन से उनको सिखाए। जब वो 8-9 साल के हो जाए तो आपके जहाँ पर भी नजदीक एमएमए के जिम है या कोई भी जिम है स्पोर्ट्स में, तो उनको आप उसमें एडमिशन करवाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुद उस चीज में ग्रूमिंग करते जाते हैं। अच्छा, मैंने ये सीखा, अब मैंने दूसरा स्टेप ये सीखना है। अगर मैंने बॉक्सिंग सीखनी है तो अच्छा मैं किक्स भी सीखूंगी। तो बंदे में खुद ब खुद वो इंटरेस्ट पैदा होता है कि मैंने ये चीजें सीखनी है। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, अनीता, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में कौन कौन सी चैंपियनशिप्स खेली जाती हैं और इनकी थोड़ी ड्यूरेशन भी बता दें कि किस किस टाइम पे कहाँ कहाँ पे ये होती हैं। पाकिस्तान में तो अभी एमएमए के इवेंट्स हो रहे हैं। मेरे ख्याल में रिसेंटली भी अभी हुआ था एनएफटी के नाम पे। तो इस तरह के अभी इवेंट्स हो रहे हैं। ब्रेव जिम है, वहां पर भी एमएमए के इवेंट्स करवाते हैं। और बॉक्सिंग के भी इवेंट्स हो रहे हैं अभी पाकिस्तान में। अब बहुत से ज्यादा लाइक फाइट्स हो रही हैं। अच्छा अनीता, ये बताएं कि दुनिया में बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है एमएमए का, और पाकिस्तान में भी अब ये गेम शुरू हो गई है। आगे आपका कौन सा टाइटल या कौन सी फाइट आने वाली है जिसके लिए आप तैयारी कर रही हैं? और साथ साथ ये भी बताएं, जिस तरह बॉक्सिंग में ना स्पायरिंग सेशंस होते हैं, तो आपके भी इसके अंदर स्पायरिंग सेशन होते हैं? अगर होते हैं तो उलूमी के साथ आप करती हैं प्रैक्टिस? उन्हें भाइयों के साथ ही प्रैक्टिस कर करके यहाँ तक पहुंची हूँ। तो हमारा रोज का जो ट्रेनिंग होते हैं तो ज्यादातर मुझे भाई ही सिखाता है यहाँ पर भी, क्योंकि मुझे भाई की ज्यादा समझ आती है। तो जी, यहाँ पर हम लोग स्पार वगैरह करते हैं, क्योंकि हमारे जो क्लासेस होते हैं वो उसमें स्पेशल वो अलग अलग चीजें रखी जाती है कि अच्छा मॉर्निंग में हमने रेसलिंग करना है, एमएमए करना, स्पारिंग करना है, वेट ट्रेनिंग करना। तो ये सारी चीजें हमारी फिक्स हुई होती है। वंडरफुल। ठीक है। अनीता, थोड़ा ये भी बताइएगा कि एमएमए फाइटिंग का फ्यूचर क्या देख रही हैं आप पाकिस्तान में, अगर स्पेसिफिकली हम फीमेल्स की बात करें तो? इसमें ये है कि अभी पाकिस्तान में बहुत लाइक ग्रूमिंग पर है एमएमए। और बहुत लोग इस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और इंशाल्लाह अब पाकिस्तान से अच्छे अच्छे फाइटर्स निकल रहे हैं और फीमेल्स भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रही है। और इंशाल्लाह 2-3 साल में वहां से भी फीमेल्स इंटरनेशनल लेवल पर आएंगे। सही बात है। अच्छा अनीता, नो डाउट आज आप हमारे सामने बैठी हुई हैं और आपको इस वक्त लोग देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की जर्नी भी हमने कुछ डिस्कस की, अच्छी अच्छी बातों की। तो आप मुझे ज़रा ये बताएं कि वो कौन सी फ़ाइट्स थी जिनमें आपको मुश्किलात हुई, आपकी अभी तक की सबसे बैड इंजरी कौन सी थी, और किस हरीफ ने आपको सबसे ज़्यादा टफ टाइम दिया? प्लीज दोबारा रिपीट कर ले, आपकी आवाज कट रही थी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने सारी अच्छी अच्छी बातें की, अब मुझे ये बताएं कि वो कौन सा मैच था, वो कौन सी फाइट थी जिसमें आपको मुश्किल पेश आई, आपके हरीफ ने आपको टफ टाइम दिया, आपकी अभी तक की सबसे बैड इंजरी कौन सी थी, और उससे रिकवर होने में कितना टाइम लगा? अभी तक तो फाइट में मुझे इस तरह कोई टफ नहीं दिखा है, क्योंकि जो मुझे इंजरीज वगैरह होती है वो ट्रेनिंग के टाइम पर होती है। और सारे जो जितने भी हमारे ओपोनेंट्स आते हैं वो सब टफ होते हैं। किसी को मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करती कि अच्छा ये हल्की है तो मैं लाइक आराम से ट्रेनिंग करूंगी। जो भी होता है मेरे सामने, मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करती मैं, और ट्रेनिंग में अपना 100% देती हूँ। और सबसे मुश्किल ट्रेनिंग में ही होता है, और स्पेशली भाई के साथ जब स्पार करती हूँ तो बहुत ज़्यादा पड़ती है। वाह वाह वाह, जाहिर बात है, ही इज़ सीनियर, और नो डाउट जिस तरीके से वो भी पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रहे हैं एमएमए के अंदर। अच्छा, डाइट प्लान है कोई, और डाइट प्लान पे फोकस रह लेती हैं, या फिर बीच में चीट मील्स जो है ना वो करने पड़ जाते हैं? जब हमारी फाइट कंफर्म हो जाती है तो फिर हम अपने डाइट के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहते हैं, क्योंकि वेट कट करना होता है या वेट को मेंटेन रखना होता है। जब फाइट होती है, खत्म होती है, तो उसके बाद फिर हफ्ता 2 हफ्ता थोड़ा सा चीट डेज होते हैं हमारे, तो उसमें जो चाहे हम खा सकते हैं। वंडरफुल। अनीता, ये बताइएगा कि लास्टली आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जितनी भी स्पेशली फीमेल्स या ख़वातीन आपको देख रही हैं, तो उनको क्या बोलना चाहेंगी?
स्पेशली फीमेल्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सेल्फ डिफेंस सीखें, चाहे आप कोई डॉक्टर है, जो भी आप फील्ड में है, आप सेल्फ डिफेंस ज़रूर सीखें। और ये आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, आप अपने घर वालों को भी सिखा सकते हैं। अगर जिसने फाइटर बनना है तो प्लीज़ वहाँ पाकिस्तान में अब बहुत से जिम है, गल रहे और जाए वहाँ पर थोड़ा सा सीखे और इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। वंडरफुल, थैंक यू सो मच अनीता करीम फॉर ज्वाइनिंग। विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके तमाम ही आने वाले वेंचर्स के लिए, फाइट्स के लिए। आई होप कि इसी तरीके से आप जो मिसाल बनी हैं वो पाकिस्तान में और बहुत सारी ख़वातीन के लिए बाहिम्मत हैं आप, और सामने आएंगी और बहुत सारी ख़वातीन जो पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ेंगी। बिल्कुल, और ख़वातीन के साथ साथ हमारे मर्द हज़रात भी किसी से पीछे नहीं है, तो क्यों ना आज उनकी भी बात कर ली जाए और बताया जाए कि किस तरीके से पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आपको बताती चलूँ एक पाकिस्तानी पायलट के बारे में, आमिर वहीद, जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया है और उन्होंने इटली में मुनक़्क़द 14वीं जेट वर्ल्ड मास्टर इवेंट में 6ठी पोजीशन हासिल की। और आपको बताऊं कि इससे पहले भी ये इसमें हिस्सा ले चुके हैं। ये दूसरी बार है कि पाकिस्तान इस इवेंट में हिस्सा ले रहा है। इससे पहले भी इनके साथ इन्हीं के वही दोस्त थे जिन्होंने इस बार उनके साथ हिस्सा लिया है। तो ये पार्टनरशिप जो है ये इसी तरीके से कायम है और इसी तरीके से साथ साथ जो है वो दोनों मिलकर एजाज़ात जो है वो अपने नाम कर रहे हैं। और आपको बताऊं कि 2019 में चीन में होने वाले मेगा इवेंट में इससे पहले इन्होंने हिस्सा लिया था और दोनों बार जो है वो आमिर वहीद ने बतौर पायलट और इनके साथ जो टीम मैनेजर भी थे और इनके दोस्त भी थे वासिफ जलील, जो कि जेट मॉडल के बिल्डर हैं, उन्होंने दोनों ने मिल के ये टीम वर्क किया और पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया और पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की वर्ल्ड लेवल पर। जी, तो ये पाकिस्तान में एयर शोज़ तो उस तरीके से नहीं होते, लेकिन इंटरनेशनली और फ्रांस में भी एयर शोज़ होते हैं जिसमें पाकिस्तान के पायलट्स जाते हैं, जेट फाइटर्स जाते हैं हमारे, और बड़ा उन्होंने पहले भी एजाज़ जीते हैं। और इसी तरीके से ये भी आपको दिखा रहे थे कि ये जो मुनक्कद होते हैं इवेंट्स, इनमें भी हमारे लोग जाते हैं और वो उन्होंने आमिर वहीद ने जिस तरीके से अचीवमेंट ली। अब हम लोग जिक्र करते हैं, ये तो पाकिस्तान के हीरोज़ का जिक्र हो गया, लेकिन एक चीज़ जो कि बहुत ही डेंजरस है लेकिन पाकिस्तान में बहुत आम नज़र आती है, मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज़ की। अब डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा मुतासर कुन है आपकी पूरी की पूरी जिस्म के अज़ा के लिए, लेकिन हमें ये लगता है कि डायबिटीज़ से हमारे ब्लड प्रेशर इशू है, हमारे हार्ट कंडीशंस को मसला होगा, हमारे पैरों को मसला होगा, किडनीज़ को मसला होगा। लेकिन इसके अलावा हमने अपनी डिस्कशन में पहले भी जिक्र किया था कि आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा ये आईसाइट बहुत जल्दी वीक हो जाती है। सो माहिरीन अमराज चश्म जो हैं, यानी कि आई साइड और इससे रिलेटेड लोग, वो ये कहते हैं कि इसको मामूली समझने वालों को उमूर ज़िंदगी अंजाम देने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से हमारे पास एक तफसीली पैकेज है चौधरी मजहर का। दुनिया में तेजी से फैलती बीमारी ज़ियाबितस, जो मर्ज के शिकार अफराद के लिए बिनाई समेत सर से पांव तक मुतअद्दिद तिब्बी पेचीदगियों का बायस बन रही है। माहिरीन इमराज चश्म का कहना है कि ग्लूकोज लेवल में कमी बेशी आंखों की पुतली की सोजन का बायस बन सकती है। शुगर की वजह से आँख के अंदर का जो हिसास पर्दा है, जिसे रेटिना कहा जाता है, उसके ऊपर इसके असरात होते हैं। उसकी खून की नालियाँ या तो लीक करने लग जाती हैं या बंद हो जाती हैं या उनमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। ये अमल हो जाए तो बिनाई एकदम बहुत कम हो जाने का खतरा होता है। ज़ियाबितस के नतीजे में खामोश पेचीदगियाँ जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को मुतासर कर सकती हैं। इनसे आगाही इससे बचने में मुआवन साबित हो सकती है। तिब्बी माहिरीन का मशवरा है कि ज़ियाबितस के मरीज हर साल अपनी आंखों का मुआयना कराएं। जिन लोगों को शुगर हो गई है, वो 5 साल का अरसा अगर हो गया, चाहे वो कंट्रोल भी रखे, तो ये आंखों पे असर होने का ख़तरा ज़रूर है। लेकिन कंट्रोल वाले लोगों में ये परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम फ़ीसद लोगों को ये होगी। और मशवरा मैं ये दूंगा, सिर्फ शुगर ही कंट्रोल ना रखें, बल्कि अपना ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रखें, अपने आप को मोटा ना होने दें, आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी नॉर्मल रहे। और उसके अलावा अगर सिगरेट नोशी की आपको आदत है तो उससे बिल्कुल परहेज़ करें। माहिरीन तिब का कहना है आंखें खुदा की बेहतरीन नेमत हैं और इंतहाई हसास भी। आंखें सेहतमंद होंगी तो जिंदगी रोशन होगी। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बिल्कुल, अपनी आंखों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यूजुअली नॉर्मल लाइफ में भी हमें आंखों की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम
निगलेक्ट कर जाते हैं कि किस तरीके से प्रॉपरली आंखों की सफाई की जाए, किस Yes. तरीके से इनका बाकी तरीके से ख्याल रखा जाए। आगे बढ़ते हैं और जर्मनी की तरफ, और जर्मनी में आपको एक ऐसे पुल के बारे में बताऊं जिसको शैतान का पुल कहा जाता है। वैसे तो बहुत खूबसूरत है ये, और मुझे समझ नहीं आई कि इसको शैतान का पुल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब मैंने उसकी तस्वीर देखी तो बहुत ही खूबसूरत जगह थी। और आपको बताऊं कि जर्मनी में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि सयाहों को अपनी तरफ खींचती हैं, लेकिन ये पुल जो है इसको शैतान का पुल कहा जाता है, और जिसे देखने के लोग दूर दूर से आते हैं और खिंचे चले आते हैं कि देखें कि शैतान का पुल किस तरह का दिखता है। मशरिकी जर्मनी में वाक़या ये रिकॉर्ड्स ब्रिज जो है ये इसको शैतान का पुल कहा जाता है, और परियों की देश की तरह का ये पुल है। ऑफ कोर्स अगर आप इसको देखें तो ये ऊपर एक आर्क की तरह बना हुआ है, और अगर पानी की वो उसके इमेजेस के साथ मिक्स कर लिया जाए तो ये प्रॉपरली एक सर्कल की शक्ल जो है वो आपको नज़र आ रही है, एक दायरा नुमा नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है। और इसके मुतालिक ये कहा जाता है कि ये खूबसूरत पुल जो है ये शैतान ने ही बनाया है, और इसलिए इसको शैतान का पुल कहा जाता है। क्या बात है, शैतानी पुल आप लोग देख लें जी, और अगर जर्मनी जाने का मौका है तो यहाँ पर जाके शैतान से जरूर मुलाकात मुझे ये हुआ करें। कि शैतानी पुल होगा तो बड़ा खौफनाक किस्म का होगा, हाँ। लेकिन जब मैंने देखा तो बहुत ही खूबसूरत था और समझ नहीं आई कि इसको शैतान का पुल क्यों कहा सही जा बात रहा है, लेकिन बस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको लेकर चलते हैं बरतानिया, जहाँ पर बहुत ही अनोखा वाकया हुआ। और वाकया ये हुआ कि उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, कोई भी आपकी आंखों देखी जो होती है ना सिचुएशन, उस पर भी यकीन नहीं करते, पहले जाके पता कर लेते हैं कि ये है ऐसा या नहीं कर लेनी है। चाहिए। अब पुलिस को एक इत्तला मौसूल हुई कि एक चैपल है, एक चर्च है, जहाँ पर कई लोगों का कत्ल हो गया। और वो खबर क्या थी कि वहाँ पर कई लोग लेटे हुए हैं ज़मीन पर, और उन्होंने मजहबी एक रस्म के तौर पर सबको कत्ल कर दिया, और ये उसकी रस्म है। पुलिस मौके पे पहुंची सायरन बजाते हुए, जब उन्होंने आकर देखा तो उन्हें पता लगा कि यहाँ पर तो योगा चल रहा है, ठीक है, और योगा की वजह से सब लेटे हुए हैं। फिर उसकी उन्होंने फेसबुक पर इत्तला दी कि अगर कल आपके इलाके में पुलिस के सायरन बज रहे थे और आवाज़ सुनने में आ रही थी तो घबराए मत, वो इस तरीके की एक मजाक का खेज खबर थी जिसके ऊपर पुलिस ने रिपोर्ट किया, लेकिन वहाँ पर पहुंचे तो पता चला वो लाशें नहीं है, वो जिंदा इंसान है। वो जिंदा इंसान है, और वो जो है वो योगा कर रहे हैं, अपने आप को मेंटली रिलैक्स करें, मेडिटेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो आप भी अगर इस तरह की कोई चीज़ देखें तो पहले उसकी तहकीक कर लें, और उसके बाद जो है वो पुलिस को जान जोखिम में डालने के लिए आप बुलाएं। लेकिन ऑफ कोर्स इंसान है, हम क्या करते हैं, वो ये सोशल मीडिया की जो हम बात अक्सर कर रहे होते हैं कि हम चीज़ें देखते हैं और एक क्लिक पे फ़ौरन जो है वो चीज़ें आगे फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं, ये जाने बगैर कि किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब आपको लेके चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की जानिब, और ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे पौधे और बीज, जो कीमती बीज और पौधे थे, वो गायब होते जा रहे थे। तो पहले ये सोचा गया कि शायद कोई बकरी है जो आती है और इनको खा के चली जाती है, लेकिन बाद में पता चला कि वारदात जो है ये कोआला भालू जो है इसकी है, और उसकी वजह से ये जो है ये आता है और मुख्तलिफ किस्म के कीमती पौधे और बीज जो है वो खाते जा रहे हैं। अब कुछ टाइम ये हुआ कि इसके बारे में तहकीक जारी रही कि किस तरीके से गायब होते जा रहे हैं। बहुत सारे शुबहात आए कि शायद ये चोरी हो रहे हैं, शायद कोई बकरी इनको लेके जा रही है या कोई और काम हो रहा है, लेकिन कोई सुराग ना मिला। लेकिन एक रात देखा गया कि एक कोआला जो है वो आया और इन पौधों को खाते हुए देखा गया, तो फिर इनको पता चला कि किस तरीके से ये अनोखी बात थी। और मज़े की बात ये है, आपको बताऊं कि वो पौधे और वो बीज खा रहा था जो कि वाकई कोआला की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, नॉर्मली वो उनके लिए समझदार है ना, उसको पता है कि अल्लाह ने उसके अंदर वो एक सिस्टम फिट किया हुआ है कि ये चीज़ उसने खानी है नहीं खानी। ये था न्यूज़ का सिलसिला, आप लोगों के गेस्ट से भी हमने मिलवा दिया। अब वापस आएंगे और जिक्र करेंगे आज के दिन की जो सबसे इंपॉर्टेंस है, जिसके हवाले से पूरी कौम आज जो दिन मना रही है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की याद में। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की आज 75वीं बरसी के मौके पर हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे और जानेंगे कि उनकी शख्सियत कैसी थी, उन्होंने इतना खूबसूरत और इतना बड़ा मुल्क जो बना कर दिया वो कैसे अचीव किया, और उनसे हमें सीखने को क्या मिलता है, और आगे ऑनवर्ड्स हमारी स्टेट कैसे चल सकती है। ये हम तमाम तर सिचुएशंस पे बात करेंगे। न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। वंस अगेन वेलकम बैक। और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 75वीं बरसी इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है, और मोहम्मद अली जिन्नाह को 1937 में मौलाना मज़हरुद्दीन ने कायद आज़म का लक़ब दिया। उनकी क़यादत में मुसलमानान हिंद ने अलग वतन पाकिस्तान हासिल किया, जिसमें आज हम तमाम लोग आज़ादी और खुशी से रह रहे हैं। बिल्कुल जी, और वन ऑफ द ग्रेट हिस्टोरियन ऑफ पाकिस्तान आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। 50+ बुक्स हैं इनकी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मूवमेंट और कायद आज़म पे सबसे ज़्यादा इनका काम है। 2 प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स
होल्डर हैं तमगा इम्तियाज़ और एजाज़ फजीलत, फॉर्मर डायरेक्टर NIHCR कायद आज़म यूनिवर्सिटी, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप, तबीयत ठीक है आपकी? थैंक यू फॉर कमिंग। सर ये बताइएगा कि बात का आगाज़ तो हम करें तो कायद आज़म के लिए कोई सिरा नहीं मिलता जहाँ से हम शुरू करें, लेकिन कायद आज़म की पर्सनैलिटी भी ज़रा गुफ्तगू करते हैं। एक तो पाकिस्तान मूवमेंट 1932 जब वो वापस आए पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान के इलाके में 34, लेकिन उससे पहले का जो सिलसिला था कायद आज़म यहाँ पर मौजूद थे, वो क्या वाक़या हुआ कि कायद आज़म यहाँ से वापस चले गए और फिर कौन कायल करके वापस लेकर आया हमारे कायद को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आप PTV बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहा है कायद आज़म के हवाले से, और PTV के बड़ा एक लेगेसी है। जी जी बिल्कुल। इसने कायद आज़म के और फातिमा जना के ख्यालात को प्रमोट करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। नो डाउट। तो आई एम हैप्पी कि आपने मुझे बुलाया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, इसमें बहुत सारे सवाल हैं, एक सवाल नहीं है। जी जी। तो जब इंग्लैंड से, आपने सही कहा, इंग्लैंड से कायद आज़म वापस आए 4 साल रहने के बाद, दिसंबर 1934 से वहाँ से बैठे और 4 जनवरी 35 को यहाँ पहुँचे। उस वक्त शिप से आते 19 से 21 दिन लगते थे। ठीक है। ये शिप से आते थे। हाँ। हवाई जहाज़ का सफ़र बाद में शुरू हुआ। अच्छा। तो वैसे तो वो बेशुमार के 3-4 साल वहाँ क्यों रहे, वो एक अलग सवाल है। हाँ। अगर इससे पहले का वाला पीरियड लगाएं तो पहले कांग्रेस का पीरियड है, दूसरी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपके सवाल की तरफ ही आता हूँ जी प्लीज़। कि कायद आज़म जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो नवंबर 1930 में हुई पहली कॉन्फ्रेंस, उसमें ही वाज इनवाइटेड और उसमें गए। जाकर उन्होंने देखा जनवरी फरवरी तक कॉन्फ्रेंस चली और वो देखा कि कोई कंक्लूजन नहीं हो रहा है, तय नहीं हो रहा है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिबेट हो रही थी। अच्छा। कायद आज़म ने जाने से पहले यहाँ के जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको बाद में लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडिया कहते थे या फेडरल पार्लियामेंट कहते हैं इंडिया की, उसका इलेक्शन लड़ा और वो उसको जीत गए। वाह। अब इतना ऑनेस्ट आदमी है, वहाँ जाके जब देखा कि इसका फैसला नहीं हो रहा है तो मेरा स्टे यहाँ पर रहना लाजमी है। तो ऑनेस्टी को उसका डिमांड करती है कि मैं जो सीट पे लड़ा हूँ, मेरे जो वोटर्स हैं या जिन्होंने इलेक्ट किया है वो कहीं लीडरलेस फील ना करें। वाह। ही केम टू बॉम्बे फॉर 5 वीक्स और रिजाइन फ्रॉम द सीट। ओके। और कहा कि आप नया बंदा चुन लें। ठीक है। एंड ही वेंट बैक। ओके ओके। तो ये उसकी ऑनेस्टी है। ठीक है। तो वहाँ पर कहने का मकसद ये है कि मसला ये पैदा हो गया है कि आइन के बारे में कांग्रेस प्रेशर डाल रही थी कि इस आइन के अंदर मुसलमानों को और दूसरे माइनॉरिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट अब ना दिया जाए। हाँ। हालांकि 1909 में एक्ट में भी 1919 के एक्ट में दिया जा चुका था। हाँ। ठीक है। इस पर कांग्रेस ने अपना दबाव डाला है क्या आज़ादी हमें दे, हम मेजॉरिटी में, और मुसलमानों को इग्नोर करें। ये गांधी और नेहरू का प्रेशर था। कायद आज़म ने डिसाइड किया वहीं स्टे करेगा और वहीं पर वो स्टेट जब उसको के नवंबर दिसंबर 34 तक जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का ड्राफ्ट तैयार हो गया, जिसमें सेपरेट इलेक्टेड मुसलमानों के दूसरे माइनॉरिटी को दे दिए गए जी। और एक्ट तो अगले साल बना। हाँ। लेकिन कायद आज़म को एश्योरेंस मिल गई कि अब देन ही डिसाइडेड टू कम बैक। क्योंकि यहाँ पर जो है लोग कहते हैं वो फ्रस्ट्रेट होकर गए, वो गलत बात है। मेरी किताबों में मैंने फ्रस्ट्रेट नहीं किया। दैट वाज पॉलिटिकल डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द फ्यूचर ऑफ मुस्लिम्स। वंडरफुल। ये है। और कायद आज़म और उसकी कई किताबों में लिखा है कि भी वो मायूस कभी कायद आज़म मुश्किल से मुश्किल हालात में कभी मायूस नहीं हुआ है। ये भी याद रखें। देखिए जो मैं कहता हूँ जो कुरान पाक की, आप तो हाफ़िज़ कुरान है, समझते हैं कि ला तकना तू मेरा रहमतिल्लाह, कुरान पाक में शाद बारी ताला है कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। तो कायद आज़म ने कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। हाँ। और इसी बिना पर फिर उसने पाकिस्तान बनाया आपके सामने। और ये आकर फिर उसने सारा ये एफर्ट शुरू किया। और ये हम देखते हैं कि जिसका आगे जिसका सवाल होगा मैं उसी हिसाब से आपको जवाब दूंगा। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप कायद आज़म की पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर नज़र डाल रही हैं या रोशनी डाल रही हैं, इस तरीके से ये बताया गया कि एक तरफ अगर देखें तो उनकी पर्सनैलिटी बड़ी रौबदार सी होती थी। एक जगह पे अगर वो आते थे, किसी महफिल में आते थे, तो लगता था कि कोई शख्सियत जो है वो उस महफिल में आ गई है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा असूल परस्त भी थे और असूलों के बहुत ज़्यादा पाबंद थे। इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइए।
उनकी जो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि रोबदार शख्सियत है और असूल परस्त, ये असल बात आपने की, असूल परस्त थी। यूरोप जहाँ पर वो रहा है, जहाँ से पढ़ा भी है, वहाँ असूल परस्ती को बड़ा फ़रोग़ दिया जाता है। कायद आज़म ने जब इस्लाम की स्टडी किया तो उस इस्लाम का जो अर्ली इस्लाम है, इस्लाम में भी असूल परस्ती पर बड़ा जोर दिया गया, ठीक है। और हजूर की लाइफ को इन डेप्थ पढ़ा है। फिर खिलाफत राशिदा हज़रत अली के साथ उनका ख़ास तल्लुक़ था, ठीक है। तो ये जो उनकी असूल परस्ती जो है ना, उसमें कभी उन्होंने डेविएट नहीं किया, कभी डेविएट नहीं किया। मसला आप बताएं, मिसाल पर उनका टाइम की पाबंदी मार्वलस है। फिर उन्होंने अगर महफिल में आए ना किसी ग्रुप में, तो अगर हाथ मिलाया तो सबसे मिलाएंगे, वरना किसी से नहीं मिलाएंगे, वाह, ठीक है। और सबको इक्वल ट्रीट करेंगे, ये उनके असूल परस्ती की बातें हैं। फिर उनका टाइम कॉन्शियसनेस जो है वो इतना है कि बंदा हैरान हो जाता है। बड़ी बातें, मैं एक बात कह के मैं सवाल का जवाब एंड करता हूँ। गांधी जना टाक के बारे में आपने सुना होगा, 44 में, सितंबर 1944 में कायद आज़म को गांधी से रिजर्वेशन थी कि ये वादा करके गांधी साहब जो है ना मुकर जाते हैं, तो वो उनसे मिलना नहीं चाहते। अच्छा। गांधी का जोर था कि आप उन्होंने कहा फिर मेरे घर आए। वो इनको सितंबर में कई मुलाकातें हुई हैं और दोनों को एक दूसरे पे एतमाद नहीं था, तो जो मुलाकात होती थी ना, उसका शाम को लेटर लिखकर दूसरे को कन्वे करते थे। अच्छा अच्छा, ये नहीं राइटिंग में लेके आते। अच्छा, उसमें एक बात करें, गांधी ने कहा कि कायद आज़म और ये उसको बड़ा मान है कि मैं टाइम का, आज मैं जाता हूँ कि 15 मिनट पहले जाता हूँ। ये 5 बजे का टाइम था ना, वो 4:45 बजे पहुँच गया। उसका ख्याल था कायद आज़म को मैं सरप्राइज़ दूंगा, तो ये तो 5 बजे से पहले होगा नहीं। लेकिन जब गया तो उसने देखा बालकनी, मालाबार हिल बालकनी में कायद आज़म पहले से फातिमा जना और कायद आज़म टहल रहे थे तैयार होकर, यानी 4:45 से पहले तैयार होकर बैठे हुए। वंडरफुल वंडरफुल। कायद आज़म का असूल था किसी महफिल में जाना आधा घंटा पहले तैयार होता। ये वक्त की पाबंदी की जरूरत है। अच्छा सर, वो लीडरशिप जो चाहते थे कि पाकिस्तान कैसा हो, तो पाकिस्तान कैसा हो, कायद हमारे क्या चाहते थे? कायद देखो जी, कायद इसके बारे में काफ़ी लोग कन्फ्यूजन फैलाते हैं। हाँ। एक हमारे एक सेकुलर हज़रात भी कन्फ्यूजन फैलाते हैं, हमारे इस्लामिस्ट भी कई ग्रुप्स हैं वो फैलाते हैं। ये असल बात जो है ये बैलेंस वाली बात है, ठीक है। नाइस। कायद आज़म की ज़ात जो है वो बैलेंस की है, नाइस, जिसके अंदर वो, और फिर उसका जो इस्लाम के उसका मुतालिया है ना कायद आज़म का, वो कहता है ये जो सेकुलरिज्म इस्लाम के अंदर ही इनबिल्ट है। आज के दौर में सेकुलरिज्म की बात करते हैं, डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म, वो कह रहे हैं इसी के अंदर है। और का मतलब क्या होता है, हाउ टू डील विद नॉन मुस्लिम्स। वो इस्लामिक हिस्ट्री में जो शुरू से ही चला आ रहा है चैलेंज। अब मसलन इन्होंने मिसाल दी कि पैक्ट ऑफ मदीना जो 2 हिजरी में हुजूर पाक ने यहूदियों के साथ तय किया, ईसाइयों के साथ तय किया, नॉन मुस्लिमों के साथ तय किया, उसके अंदर ही सारी चीज कहा कि ये चारों ग्रुप मिलाकर, चाहे मजहबी तौर पर अलग है लेकिन सियासी तौर पे एक है, मदीना उसी सोच के आमद है। ठीक है, और वही होना चाहिए। वही जो इसीलिए कायद आज़म ने 11 अगस्त की तकरीर में यही बात की है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मुस्लिम वुड सीज टू बी मुस्लिम, हिंदू वुड सीज टू बी हिंदू, क्रिश्चियन वुड सीज टू बी क्रिश्चियन, नॉट इन द रिलीजियस सेंस बट इन द पॉलिटिकल सेंस। ये है, तो लोग इसको शाख व सबाक से हटाकर जब देखते हैं ना तो प्रॉब्लम पैदा होता है। दूसरी बात यह है कि कायद आज़म की उसने कहा कि ये इक्वल मुस्लिम जो पास 2 नेशन थ्योरी 47, तो ठीक है, जब बाद में 2 नेशन का ये मतलब नहीं है कि नॉन मुस्लिम वो शहरी नहीं है, नॉन मुस्लिम आर आल्सो इक्वल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एज द मुस्लिम्स आर। और इसी यहाँ पर हमारे आइन ने जो भुट्टो साहब ने 73 में बनाया, पहले भी 2 हो चुके लेकिन वो तारीख का हिस्सा बन गए। हाँ, तो उसमें हम बात करें तो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन शुक्र है आज तक चल रहा है। और उसमें सब ब्यूटी है, जब 2010 में इसका ओवरहालिंग की गई मेजर पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर, फिर भी इसके अंदर आइडियोलॉजी का कंपोनेंट मौजूद है। अगर ये अलग बात है हम इसमें कितना अमल करते हैं और कितना नहीं करते हैं।
वंडरफुल। वेल सर, मेरा ख्याल है कि इस पे जितनी गुफ्तगू होगी वो जो है ना बहुत मानी खेज़ और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू चलती रहेगी और हमेशा कायद की बातों से सीखने को मिलता है। लेकिन मुझे आज की आपकी बात से ये समझ आई कि वक्त की पाबंदी बहुत अहम है, पॉलिटिकल जो है इंपॉर्टेंस और पॉलिटिकल वो बहुत ज़्यादा अहम है, और फिर उसके साथ साथ तीसरी ये चीज़ के कायद आज़म चाहते थे कि बैलेंस माशरा चले। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप के लोगों के दिलों में भी ये तमाम तर सिचुएशन उतर जाए। एक ब्रेक हमारे साथ रहे। का पासबा है मोहम्मद अली जिना, और मीर कारवा है मोहम्मद अली जिना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिना ने फरमाया, मुसलमान एक खुदा, एक किताब और एक रसूल पर यकीन रखते हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म पर एक परचम तले जमा किया जाए। ये परचम पाकिस्तान का परचम है। स्टूडेंट्स की बात हो रही होती है और स्पेशली जब टैलेंट की बात हो रही है तो एक चीज़ जो कि बड़ी शिद्दत से जिस चीज़ का इंतजार भी हो रहा होता है, जो लैक भी कर रही होती है, वो होते हैं डिफरेंट किस्म के स्कॉलरशिप्स। और इसी तरीके के एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में आज हम बात करेंगे, नेशनल इंडोमेंट स्कॉलरशिप फॉर टैलेंट प्रोग्राम, और जानेंगे कि किस तरीके का ये स्कॉलरशिप है और इससे कितने तलबा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जनरल मैनेजर हेड नेशनल इंडोमेंट स्कॉलरशिप बराए टैलेंट वजारत फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग मोहतरमा सैयदा हाजरा सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैम मुझे ये बताइएगा कि ये है क्या, कैसे स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पर ये अवेलेबल है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी नेस्ट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सा प्रोग्राम है, और इसकी जो यूनिकनेस है वो इसका मॉडल है जो कि एंडोमेंट फ़ंड पे रिलाई करता है। एंडोमेंट फ़ंड जो है उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इंटेक्ट रहती है, और उसका जो प्रॉफिट है वी इन्वेस्ट द एंडोमेंट फंड इन द फॉर्म ऑफ TDRs, और जो उसका इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आता है उससे वी गिव आउट स्कॉलरशिप। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आप टच नहीं कर सकते, वो इंटेक्ट रहती है, और सिर्फ जो आगे इसकी आती है प्रॉफिट उससे वी गिव आउट स्कॉलरशिप एवरी ईयर। और सेकेंडली इसमें जो यूनिकनेस है वो ये है कि जी जो स्कॉलरशिप्स हम देते हैं वो ऐसे एरियाज़ में देते हैं जहाँ पे जॉब अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आर्ट्स एंड कल्चर के डिफरेंट एरियाज़ हैं, आपका म्यूज़िक, फिल्म, थिएटर, फिर उसके बाद ये ग्राफिक्स, डिज़ाइनिंग, और उसके अलावा हेल्थ साइंसेज के सब्जेक्ट्स है जैसे कि नर्सिंग। ऐसे सब्जेक्ट्स में हम स्कॉलरशिप्स देते हैं कि जिसमें स्टूडेंट जब एक दफ़ा पढ़ लेता है तो उसको फ़ौरन ही आगे जो जॉब अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है मैम, इसका थोड़ा क्राइटेरिया भी बताइएगा और किस तरीके से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी, इसका जो कंप्लीट क्राइटेरिया और पार्टनर इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट ये सब हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, nest.org.pk। सबसे पहले स्टूडेंट जो है वो अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कराते हैं अपने पार्टनर इंस्टीट्यूट्स में, और वहीं से फिर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के ऊपर। और हर इंस्टीट्यूट में एक इंस्टीट्यूशन स्कॉलरशिप अवार्ड कमेटी बनाई गई है जो कि स्टूडेंट्स जो जितने एप्लीकेंट्स होते हैं उनका इंटरव्यू कंडक्ट करती है ऑन द बेस, क्योंकि ये सारी की सारी नीड बेस की स्कॉलरशिप्स हैं। तो वो नीड बेस के क्राइटेरिया के ऊपर स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर दिया कि हु इज़ द मोस्ट डिजर्विंग एंड नीडी स्टूडेंट टू अवेल दिस स्कॉलरशिप, और फिर उनसे ऐसे स्टूडेंट्स को जो है वो फिर अपनी फ़ीस और आगे अपना जो करियर जो है वो परसू करने में बहुत आसानी होती है, और उनको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो नेस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और मैम ये ऑल ओवर पाकिस्तान में है? ये ऑल ओवर पाकिस्तान में है। और इसमें क्या क्या जो है वो मतलब
चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लाइक तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ पे ये एप्लीकेबल है? इसमें जी जैसे अब हमारे पास नर्सिंग का अभी जो मेजर फोकस है वो नर्सिंग के ऊपर है, तो वो नर्सिंग जो है उसके तमाम इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिसमें हेल्थ साइंसेज की तमाम यूनिवर्सिटीज़ उसमें शामिल हैं। उसके अलावा आगे उनके जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी, वो दोनों के दोनों शामिल हैं। आर्ट्स के लिए ये है कि आर्ट्स में प्राइवेट और जो आपकी गवर्नमेंट सेक्टर दोनों की दोनों यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, वो सब के सब शामिल हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैम ये भी बताइएगा कि नेट से कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें इस कोलैबोरेशन से बेनिफिट्स ले चुके हैं अभी तक जी? ये हमारा जो है ऑपरेशनलाइज हुआ है 2017 से। अच्छा। और अभी तक हम मोर देन 6000 स्कॉलरशिप्स जो है वो दे चुके हैं। और 6000 स्कॉलरशिप्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 1 साल की स्कॉलरशिप दी है, एक स्टूडेंट को उसके थ्रू आउट द करियर उसकी जितनी 4 ईयर्स या जितनी भी उसकी डिग्री है उसका पूरे ईयर्स में उसको जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की। तो मैम इसमें मैक्सिमम अमाउंट क्या है? इसमें जी वेरी करती है कि आपका इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट के उसकी एक्चुअल उसकी एडमिशन फ़ी और उसकी ट्यूशन फ़ी और एनुअल चार्जेस वगैरह कितने हैं। उसके साथ साथ हम उसके मेस और हॉस्टल के चार्जेस जो हैं वो भी पे करते हैं। इसलिए एक स्टूडेंट के ऊपर तकरीबन एवरेज जो है वो 3 से 3.5 लाख रुपया जो है वो हमारा एक स्टूडेंट की कॉस्ट है। और मैम ये जो नीड बेस्ड क्राइटेरिया, अगर इसको भी समझा दें प्लीज़। जी, नीड बेस्ड का मतलब ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल ही पॉवर्टी लाइन से बिलो फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके पास पैसे नहीं होते कि वो, उनमें टैलेंट तो होता है कि वो आगे परसू कर सके अपनी स्टडीज़, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं होती कि वो, क्योंकि आजकल जितनी भी आप देखिए मेडिकल कॉलेजेस, जितने भी आप देखिए आर्ट्स की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हायर साइड में है। और तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो इनको जो है वो अवेल करने के लिए स्कॉलरशिप जो है वो हमने प्रोवाइड किए हैं। तो उसमें ये है कि वो हम देखते हैं कि स्टूडेंट की जो है फैमिली इनकम टोटल कितनी है, उसके फैमिली के अंदर अर्निंग हैंड्स कितने हैं और उसके अलावा उनके बाकी कितने सिबलिंग्स हैं जो कि स्टडी कर रहे हैं और उनकी कितनी फ़ीस है जो कि पेरेंट्स या गार्डियन के ऊपर जो है वो उसका प्रेशर है। तो इन सारी चीज़ों को, बैकग्राउंड को देखते हुए फिर जो कमेटी है वो डिसाइड करती है कि इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट डिजर्विंग स्टूडेंट कौन है और फिर उसकी सिलेक्शन की जाती है और फिर उसको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। मैम इसको आगे मज़ीद बढ़ाने के लिए क्या काम कर रहे हैं? जी, इसको आप एक्चुअली मीडिया के पास आने और मीडिया के थ्रू प्रोजेक्ट करने का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम बिजनेस कम्युनिटी और कॉर्पोरेट सेक्टर इन सबको जो है रिक्वेस्ट कर सके टू जॉइन हैंड्स विद अस और वो हमारे साथ मिलके ये एंडोमेंट फंड को बढ़ाएं। उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि जो आपकी जो आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो इंटैक्ट रहेगी और उसके अलावा जो उसका जो प्रॉफिट होएगा उससे कंटिन्यूस इन्फिनिटी के लिए आपको स्कॉलरशिप्स जो है वो होंगी और ये एक तरह का सदका जारिया भी है और ये एक तरह का ऐसा एक नोबल कॉज है जो कि ख़त्म ना होने वाली है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मैम, किसी भी स्कॉलरशिप का अवेल करने के लिए कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज होती है जो कि एक स्टूडेंट की होनी चाहिए, एक तो उसके हवाले से बताइएगा और दूसरा ये बताइएगा कि किस तरीके से इसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, क्योंकि यूजुअली जो जितने भी स्कॉलरशिप्स होते हैं बच्चों को उनके बारे में नहीं पता होता कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में, तो क्या स्पेसिफिकली एडमिनिस्ट्रेशन इसमें आपके साथ कोलैबोरेशन कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है हमारे साथ तमाम सोशल मीडिया के ऊपर। उसके अलावा जितने भी आपके मीडिया चैनल्स हैं सब के सब हमें इस वक्त प्रमोट कर रहे हैं और इस वक्त हम स्टूडेंट तक यही पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो डिज़र्विंग हैं और टैलेंटेड हैं और वो आगे अपनी स्टडीज़ जो हैं वो परसू करना चाहते हैं और ऐसी फील्ड्स में जहाँ पे आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और अवेलेबिलिटी उसकी जिसकी ज़्यादा है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स में अगर वो अपना करियर परस्यू करना चाह रहे हैं तो वो हमें कांटेक्ट करें, हमारी वेबसाइट पे जाएं, हमारे पार्टनर इंस्टीट्यूट्स की देखें, लिस्ट देखें और उसमें से अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे भी वो एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे वो एडमिशन लें और सिर्फ एक फॉर्म फिल करें और उसकी बेसिस पे उनको आगे जो है वो स्कॉलरशिप इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगी। अच्छा मैम, आपने जिस तरीके से बताया नर्सिंग और ये तमाम चीज़ें ऐसी मुझे नज़र आ रही हैं कि जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग की तरफ है, सो रेगुलर इंजीनियरिंग या इस किस्म की चीज़ों में आप लोग? जी हम बाकी के सब्जेक्ट्स जो हैं उनको भी कवर करते हैं, लेकिन अभी आजकल हम ज़्यादा मेन फोकस जो है वो टारगेटेड एरियाज़ पे कर रहे हैं जहाँ पे पहले कभी भी स्कॉलरशिप्स नहीं दी गई। आपने देखा होगा कि आर्ट से रिलेटेड भी जितनी फील्ड्स हैं जैसे कि डिज़ाइनिंग, फिर उसके बाद म्यूज़िक, थिएटर, फिर थिएटर के साथ और जितनी रिलेटेड चीज़ें होती हैं जैसे टेक्नीशियंस और उसके अलावा जैसे कैमरा टेक्नीशियंस और इन सब चीज़ों में पहले कभी भी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड नहीं की गई हैं। तो इसमें इसी तरीके से हेल्थ साइंसेस के सब्जेक्ट्स, आप अगर एक डॉक्टर को देखें तो डॉक्टर जब पास आउट होता है मतलब अपनी जो डिग्री कंप्लीट करता है तो उसको जॉब के लिए काफ़ी ख्वार होना पड़ता है और उसको आजकल जॉब जो है वो इतनी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जबकि इसके बजाय कंपेयर करें आप एक नर्स को, तो वो जब नर्स आपकी जो है वो ग्रेजुएट करती है, अपनी डिग्री कंप्लीट करती है, तो उसको फौरी तौर पर 80 to 90,000 की जो है फौरी तौर पर जॉब जो है वो अवेलेबल हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर वो PhD कर लेती है तो उसको
6 से प्लस जो है ना वो 6 लाख से ज़्यादा की पे जो है वो मिल जाती है फौरी तौर पे। अच्छा। और ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इस वजह से जो है मैं यही चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स को हम ऐसी फील्ड्स की तरफ लेके आए जहाँ पे जॉब अवेलेबिलिटी मार्केट में अवेलेबल है। मैम इंश्योर कैसे किया जा रहा है कि हक जो है मुस्तहिक अफराद तक पहुँच रहा है? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर इंस्टीट्यूट के अंदर एक इंस्टीट्यूशन स्कॉलरशिप अवार्ड कमेटी बनाई गई है। उसको जो हेड करते हैं वो उसके वाइस चांसलर या फिर उसके जो प्रिंसिपल या हेड करते हैं। उसमें फैकल्टी के मेंबर्स होते हैं, बाहर से सोशल सेक्टर से 2 मेंबर्स लिए जाते हैं, एक मेंबर नेस्ट का होता है और एक मेंबर पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का होता है। और ये सब मिलके वो स्टूडेंट के जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और उसकी बेसिस पे देखते हैं कि इसमें से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और सही मुस्तहिक जो बच्चे हैं उनको ही सिलेक्ट किया जाए। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग। आई होप कि आपके जो मिशन है ये फुलफिल हो। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे हमारे साथ फ्रेंड। का पासबा है मोहम्मद अली जिना और मीर कारवा है मोहम्मद अली जिना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, कुदरत ने आपको हर नेमत से नवाजा है, आपके पास लामहदूद वसाइल मौजूद हैं, आपकी रियासत की बुनियादें मजबूती से रख दी गई हैं। अब ये आपका काम है कि न सिर्फ इसकी तामीर करें बल्कि जल्द अज जल्द और उम्दा से उम्दा तामीर करें। सो आगे बढ़िए और बढ़ते ही जाइए। वंस अगेन वेलकम बैक। और पाकिस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल कायम करने के लिए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा कर रहे हैं और अपनी कार्रवाइयाँ भी इसी तरीके से जारी रख रहे हैं ताकि तमाम शहरियों को एक आज़ाद, खुद मुख्तार और खूबसूरत जिंदगी दी जा सके। एग्जैक्टली। सो वन ऑफ द ग्रेट ऑफिसर फ्रॉम पंजाब पुलिस, सिटी पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी, सैयद खालिद हमदानी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसी के ऊपर बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंग्लिश के अखबार और उर्दू के अखबार भरे हुए हैं किसी ऐसे पुलिस ऑफिसर के लिए जिनकी लोग तारीफ़ें कर रहे हैं। सो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये स्ट्रीट क्राइम तो बहुत एक ऐसा टॉपिक है जो हॉट टॉपिक है और बड़ा मुश्किल है, तो इस पर कैसे कंट्रोल सर हुआ? देखिए, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की एक तो ख़ास जियोग्राफिकल पोजीशन है, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, KPK के साथ है, कश्मीर और इस्लामाबाद के बॉर्डर्स भी साथ हैं, तो वो जुरिस्डिक्शनल इश्यूज होते हैं। फिर सेटलिंग, जो यहाँ पे सेटलर्स बहुत सारे आके किराएदार आके रहे हैं और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ी हैं, तो अर्बनाइजेशन तकरीबन 10% ग्रोथ है इस शहर की। उसी लिहाज से जो क्राइम है वो भी हमारे लिए बड़ा चैलेंज रहा है। स्ट्रीट क्राइम ख़ास तौर पे, और उसमें सेंसेशनल क्राइम्स रिसेंटली कुछ रिपोर्ट हुए, लेकिन पुलिस हैज़ बीन अप टू द मार्क। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस पर बड़ा रॉबस्ट तरीके से काम किया है। उसके जो टेक्निकल डिटेल्स हैं, जो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, जिसमें हम IT इंटरवेंशन के ज़रिए से फिर डेटाबेस को हमने अपग्रेड किया है। पिकटिंग एंड पेट्रोलिंग जो है हमारी वो बड़ी रॉबस्ट है, और जो क्राइम पैटर्न का एनालिसिस है उसको लेके हमने जो गैंग्स पे काम किया है, तो बड़े अच्छे हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दूं, जो सबसे हीनस क्राइम होता है वो है डकैती एंड मर्डर केस, कि डकैती के दौरान मर्डर हो जाए। तो डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में पिछले 8 महीनों में 22 केसेस रिपोर्ट हुए हैं ऐसे, अनफॉर्चुनेटली। उन 22 में से 21 केसेस को हमने 100% रिजॉल्व किया है। दैट्स रिमार्केबल है। मोर देन 90% जो है हमारा सक्सेस रेट है। ऐसी जो एक्टिव गैंग्स हैं क्रिमिनल्स के,
और यहाँ पे अफ़गान पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है, उनके खिलाफ भी पुलिस ने बड़े रॉबस्ट एक्शंस लिए हैं। रिसेंटली भी 2 दिन पहले भी 3 डाकू रवात के जो इलाके में हैं रवात के इलाके में मारे गए हैं। और ऑल इन ऑल 6 महीने पिछले 6 मंथ्स में पुलिस ने डकैट्स के साथ लाइव इनकाउंटर्स किए हैं 40 से ज़्यादा, जिसमें 2 दर्जन से ज़्यादा डाकू मारे गए हैं। तो दिस इज़ द जो कि ऐसा एक्शन है जिससे डेटरेंस क्रिएट होती है स्ट्रीट के अंदर और सिटी के अंदर हार्ड एंड क्रिमिनल्स के खिलाफ। उसके साथ साथ हम अभी रिसेंटली नारकोटिक्स को एक चैलेंज समझ के वज़ीर पंजाब ने तमाम पंजाब डिस्ट्रिक्ट्स को असाइन किया है ये टास्क के उसको नारकोटिक्स को जो है उसका जो सप्लाई नेटवर्क है, जो उसकी सप्लाई चेन्स हैं उसको डिसरप्ट किया जाए और जो बड़े डीलर्स और स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो बड़ी मीनिंगफुल और उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में। ऑल इन ऑल कि पुलिस की आमतौर पे अप्रिशिएट करते हुए लोग शायद हिचकिचाते हैं, एंड देयर आर इमेज एंड परसेप्शन इश्यूज एज वेल, लेकिन पूरे शहर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस रावलपिंडी को अप्रिशिएट करने के लिए बैनर्स लगाए गए हैं जैसे आप अभी कह रहे थे। एंड ऑल द क्रेडिट गोज़ टू माई टीम जिन्होंने दिन रात काम करके मेहनत की है। और ना सिर्फ हम मेजर इवेंट्स को रिसेंटली मुहर्रम भी था, उसमें भी हमारी बड़ी ह्यूज डिप्लॉयमेंट रही। मेजर इवेंट्स की सिक्योरिटी को भी हमने यकीनी बनाया और उसके साथ साथ जो हीनस क्राइम है, स्ट्रीट क्राइम है, नारकोटिक्स है, उसको भी हम जिन अखबारों का मैंने हवाला दिया था उसी में एक चीज़ ये है सबसे ज़्यादा लिखा हुआ है अफगान मिलिटेंट्स, उनके अगेंस्ट आपने बहुत ज़्यादा उनका नेटवर्क तोड़ा है, वो कैसे किया सर? देखिए, एक तो हम जो गैंग्स हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, उसको इनडिस्क्रिमिनेटली हमने उनके खिलाफ काम किया है। यहाँ पे अफ़गान गैंग्स काफ़ी अरसे से मुतहर्रिक थे। तकरीबन 10 इनकाउंटर्स रिसेंट पास्ट में पुलिस के अफ़गान गैंग्स के साथ हुए हैं। और ये जो अभी रवात के इलाके में जिस इशारत कर रहे थे जिस इंसिडेंट की तरफ आप, उसमें भी अफ़गानी गैंग्स मुलव्वस से वो भी हलाक हुए हैं पुलिस इनकाउंटर्स में। तो उसके साथ साथ हम दूसरा जो कर रहे हैं कि सारे जो अफ़गान शहरी हैं यहाँ पे सब क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है ऑब्वियसली, तो हम उनके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हम उनको इनकरेज कर रहे हैं कि आप लीगल तरीके से यहाँ रहें, लेकिन यहाँ के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है उसके साथ आप पुरअमन तरीके से रहें और कोऑपरेट भी करें। ठीक है सर, अगर रावलपिंडी को बिलखसूस देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है और दूसरी तरफ ओवर पॉपुलेटेड भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे चीज़ें मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है, तो आप किस तरीके से ग्रुपिंग कर रहे हैं या एरियाज़ को डिवाइड करके इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं साहब? देखिए, ये आपने बड़ा ये चैलेंज है हमारे लिए। एक अर्बन एनोनिमिटी होती है, फिर उसके ऊपर कंजेशन भी है और अर्बनाइजेशन का जो रेट है वो बड़ा रैपिड है ख़ास तौर पर रावलपिंडी में। और उसके साथ साथ जो सबर्बन और रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे भी अभी आबादी बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। लेकिन इसको लेके पुलिस अपनी स्ट्रैटेजीज़ को और प्लान्स को हम इवॉल्व कर रहे होते हैं। हमने पॉकेट्स जो क्राइम के हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उसका प्रॉपर एनालिसिस होता है। उसके साथ साथ जो इंटरोगेशंस होती हैं गैंग्स की, जिन जिन रस्तों से वो ऑपरेट करते हैं उनको हम मार्क करते हैं, फिर उनको सीसीटीवी कैमराज से हम उसको कवर करते हैं। और उसके साथ जो हमारी पेट्रोलिंग, पिकटिंग और रिसोर्स एलोकेशन है वो उसी पैटर्न को लेके हम जो है कर रहे होते हैं। और ये एक मुसलसल अमल है, आप डेली के हिसाब से पैटर्न देखते हैं क्राइम का, इंसिडेंट्स उसका देखते हैं, क्राइम की नेचर को देखते हैं, उसमें जो पोटेंशियल गैंग्स इन्वॉल्व होते हैं उनका जो रिकॉर्ड है उसका एनालिसिस करते हैं आप, और उसके मुताबिक फिर आप अपने फोर्स को डिप्लॉय करते हैं। आपने एक चीज़ का जिक्र किया कि एक परसेप्शन है पुलिस की, तो उसको दुरुस्त करने के लिए कोई अवेयरनेस या मॉडर्न टेक्निक्स के ऊपर काम हो रहा हो जिसमें ऐप्स की इन्वॉल्वमेंट, या तीसरी चीज़ हमने बहुत ही खूबसूरत कल्चर देखा था पंजाब में खुली कचहरी का इनेकाद, तो वो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं सर उसके हवाले से? देखिए, परसेप्शन प्रॉब्लम तो है पुलिस का, और उसमें एडमिटेडली बहुत सारे देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट पुलिस के फंक्शंस में, हम उसको बेहतर करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बेहतरीन तरीका है पुलिस का काम, परफॉर्मेंस। पुलिस के 2 तरह से शिकायत पब्लिक को होती हैं, एक एक्सेसिबिलिटी की, एक ये प्रॉब्लम है उसको हम स्मूथ बना रहे हैं, और दूसरा ये है कि जो पुलिस का एटीट्यूड है ऑफिसर ऑन ग्राउंड का, तो उसको भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि पुलिस ऑफिसर से शहरी को मिलकर इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, ना कि खौफ का एहसास हो। तो जैसे जैसे परफॉर्मेंस बेहतर होगी वैसे वैसे इमेज का प्रॉब्लम जो है वो भी रिजॉल्व होगा। लेकिन इसका एक और पहलू भी है, पुलिस इज़ द मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ इन द सिटी। वी आर ओवरवर्क्ड ऑन एवरेज
14 से 16 घंटे हमारा एक ऑफिसर कांस्टेबल I totally agree से with you, सीपीओ sir. तक काम कर रहा होता है। तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ब्रिटिश टाइम से कि शायद पुलिस कंट्रोलिंग टूल है या पॉपुलेशन को सप्रेस करने के लिए होती है, ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान की पुलिस है और ये रावलपिंडी की पुलिस है, ये पंजाब की पुलिस है। हम इसी मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं और जो डिस्टेंस है उसको हम ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें ओपिनियन मेकर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उसमें मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और हमारी परफॉर्मेंस ज़ाहिर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और हम इस पे शहरियों को एंगेज कर रहे हैं, हम इंटेलेक्चुअल्स को, ओपिनियन मेकर्स को अपनी परफॉर्मेंस उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और उससे ये है कि पुलिस का जो परसेप्शन है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो रहा है। ठीक है सर, बहुत सारे लोग इस चीज़ से कतराते हैं कि वो पुलिस स्टेशन जाएं और उसके बाद अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। क्या इसके लिए कोई अल्टरनेट इस्तेमाल किया जा रहा है? कोई ऐसी स्पेसिफिक ऐप्स हैं या पेजेस हैं जिनके ऊपर शहरी जो है वो बर वक्त अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकें? देखिए, इसमें जो पुलिस और पब्लिक का इंटरेक्शन है उसको बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे इकदाम हो रहे हैं। एक तो हमने पुलिस स्टेशंस को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, एक फ्रंट डेस्क है, एक बैक एंड है। जो फ्रंट एंड है उस पे नॉन यूनिफॉर्म एक हमारा ऑफिसर बैठता है जो कि सीवीज में होता है और वहाँ पे फ्रंट डेस्क में जाके आपको हम वही रिक्वेस्ट हो कि आप हमारे जो स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन हैं उसका विजिट करें। तो जैसे कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते हैं, आप जाएंगे, आपको टिकट मिलेगी, अपनी बारी का आप इंतज़ार करें, आप अपनी जो कंप्लेंट हैं वो रजिस्टर करवाएं और उसके साथ आपका जो फ़ोन नंबर होगा उस पर आपको SMS आ जाएगा कि आपका जो इशू है वो फ़लाँ ऑफिसर को असाइन किया गया है, इसकी ये टाइमलाइन है, सारी SOPs वहाँ पे दर्ज हैं। और इसके साथ हम ऑनलाइन जो है सिस्टम उसको भी इम्प्रूव कर रहे हैं। IG साहब का ऑफिस में भी 1787 एक हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप किसी भी किस्म की कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन आप कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं। हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस पे आप DM कर सकते हैं। और डेली मेरे ऑफिस में खुली कचहरी होती है जिसमें कोई सीनियर ऑफिसर जो है अटेंड करता है तमाम विजिटर्स को और गेस्ट को, तो हम उनको उस तरह से भी एंटरटेन करते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी जो है वो भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इम्प्रूव हुई है और इसके साथ साथ जो एटीट्यूड की शिकायत थी उस पर को भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, रिसेंटली यू गॉट गैलेंट्री अवार्ड, माशाल्लाह। सो वो उस अवार्ड के बारे में भी काइंडली बताएं क्योंकि यही अप्रिसिएशंस होती हैं जो ऑफिसर्स को आगे एक जो है मज़ीद हिम्मत देती हैं। Not recently. It was back in 2018. Okay. I served in KP for 10 years. तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में मुझे क़ायद-ए-आज़म पुलिस मेडल अवार्ड हुआ है एंड इट मेक्स मी ऑल द मोर कमिटेड एंड हम्बल। वंडरफुल। अच्छा सर, आपने मीटिंग्स का जिनका जिक्र किया, सो रिसेंटली एक और चीज़ पर काम हो रहा है या रिसेंटली शायद ये भी ना हो, अरसा दराज से हो रहा हो, डॉलर स्मगलिंग और रावलपिंडी में बड़ा एक्टिव हैं आप लोग उस पर, तो क्या कर रहे हैं सर इस वक्त उसके बाद? देखिए, अभी पुलिस जो है इज़ द फर्स्ट लॉ एनफोर्समेंट आर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है प्रोविंशियल लेवल पे वो पुलिस करती है। जो डॉलर स्मगलिंग है ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एम्बिट में आता है। हम तमाम फेडरल और प्रोविंशियल इदारे जो कि किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी, डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हों तो हम SOPs और लॉज के मुताबिक उनको असिस्ट कर रहे होते हैं। तो हम इस पर ऑल आउट वेयर हम उसको हेल्प कर रहे हैं, FIA को और दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जो कि डॉलर की स्मगलिंग या दीगर जो स्मगलिंग के आइटम्स हैं जो कि अफगानिस्तान में खासतौर पर बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है। तो नारकोटिक्स स्मगलिंग एक बड़ा चैलेंज है, आर्म्स की स्मगलिंग एक बड़ा चैलेंज है। तो उसको लेके हम ना सिर्फ जो हमारे एम्बिट में आते हैं काम उसको हम लेके चल रहे हैं बल्कि हम दीगर इदारों को भी असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप कि इसी तरीके से मजीद ऑफिसर्स की पाकिस्तान को ज़रूरत है क्योंकि पुलिस में तनकीद हम लोग करते हैं यूँ इस तरह, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि उनका जाके काम भी देखें और उनका अप्रिशिएट करें क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की पुलिस की होती है। मुझे रुशना कुसुबे पाकिस्तान को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।